नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चुनाव जैसे जैसे 3 राज्यों के नजदीक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया था जब मध्य प्रदेश के टिकट का ऐलान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लगता है अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है और पार्टी को बर्बाद करने में लगा हुआ है मोदी शाह का नेतृत्व। लेकिन कोई भी अपनी पार्टी को बर्बाद क्यों करेगा, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा और कई जगह से ये सवाल मेरे सामने आया। तो मुझे लगा मुझे आपको वो कारण भी बताना चाहिए, वो परिस्थितियां भी बताना चाहिए जिसके तहत, और वो अभियान भी बताना चाहिए जिसके तहत मोदी जी और शाह साहब इन राज्यों में अपनी पार्टी को जानबूझकर डुबो रहे। आज ये विश्लेषण थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि ऐसा कोई क्यों करेगा, लेकिन शायद ये वीडियो खत्म होते होते आप मुझसे सहमत हो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। 3 राज्य बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी। इन तीनों राज्यों ने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है और कम से कम मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश में अगर एक माहौल बना कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है और मोदी जी आने वाले हैं, तो इन्हीं तीनों राज्यों की जीत के कारण बना था। अगर ये तीनों राज्य बीजेपी नहीं जीते होते तो आज ये स्थिति नहीं होती जो भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं होती। 2013 के नतीजों पे अगर आप गौर करें तो राजस्थान में 163 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2013 में, एक साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। यानी वही वसुंधरा राजे जो आज आग की किरकिरी कर लग रही है इस सरकार को, 10 साल पहले अगर उसने राजस्थान को जीतकर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बाकी पूरे उत्तर भारत में एक मजबूत संदेश नहीं दिया होता कि भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर सवार है, तो आज मोदी जी शायद प्रधानमंत्री नहीं होते। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी अगर 165 सीटें लाकर जीत दर्ज ना की होती, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 58 सीटें मिली थी। कांतिलाल भूरिया उस वक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, तो आज मोदी जी जहां हैं वहां नहीं होते। इसी तरह से रमन सिंह ने भी छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं जीता होता 2013 में, तो 2014 में बीजेपी को उतनी शानदार जीत नहीं मिलती। लेकिन जब आप सुनते हैं कि बीजेपी को 2014 में शानदार जीत मिली, तो उससे पहले इन 3 राज्यों की बड़ी भूमिका थी। दरअसल समस्या यह है कि जीतेगा तो मोदी जी और जीतेगा तो मोदी ही वाले नारे के बीच में 10 साल तक अगर एक पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर मुख्यमंत्री, हर मंत्री और यहां तक अधिकारी और पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने अगर आपकी सिर्फ चमचागिरी की हो, आपको मक्खन लगाया हो, आपकी बहुत सारी तारीफ की हो, तो कौन है जिसका दिमाग खराब ना हो जाए। भारत में एक बड़ा तबका जो भक्त समुदाय है वो इस हद तक मोदी जी की तारीफ में लगा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, मोदी जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अपने दिमाग के अहंकार को शांत रखना असंभव है। और वो अहंकार कहता है कि इतिहास में अगर मेरा नाम दर्ज होना है तो वो काम तभी हो सकता है जब इतिहास में अद्वितीय ही मैं दिखाई दूं, ना मेरे आगे कोई ना मेरे पीछे कोई। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा क्या था? उस नारे के पीछे मकसद एक ही था कि इस धरती पे, भारत भूमि पर एक ही अगर कोई महान व्यक्ति हो, महान व्यक्तित्व हो तो मोदी जी हो। 40 साल बाद, 50 साल बाद जब इतिहास पढ़े लोग तो किताबों में से सिर्फ मोदी जी का नाम निकले, कोई और नाम सामने ना आए, तभी मोदी जी एक अक्षुण्ण छवि वाले शहंशाह बन सकते हैं। लेकिन इस देश में अगर आपको अपनी सरकार में और अपनी बुलंदी बनाए रखनी, तो आपकी जो तानाशाही है या हुकूमत है, तानाशाही तो नकारात्मक शब्द है, वो सिर्फ देश में रहे और आपकी पार्टी में ना रहे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आपकी पार्टी में भी हर तरफ
बिछे हुए लोग होने चाहिए, जो आपकी शान में बिछे रहें, जो जब आप गुजरें तो उनका सिर जमीन पर लगा हो, वो अपनी जुबान ना बोलते हों, सवाल ना पूछ सकें, हक ना जता सकें। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जिन लोगों के दाने टुकड़ों रोटियों पर पल पल के एक एक रुपए की फंडिंग से, जिस परिवार से भारतीय जनता पार्टी का ये जो पूरा उदय हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जो हैसियत है, उस परिवार को जनसंघ के जमाने से आप अगर अपमानित करने लगे तो क्या होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया को हर पल अपमानित किया जा रहा है और हालत यह है कि अभी हाल में उनको भाषण तक नहीं देने दिया गया उस मंच से जिस पर मोदी जी मौजूद थे। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर वसुंधरा राजे जिंदा रहती हैं तो मोदी जी के समकालीन, मोदी जी के जितना एक बड़ा व्यक्तित्व रहेगा। बहाने तरह तरह के आ रहे हैं, मोदी जी तो दे नहीं रहे, शाह साहब तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो बहाने आ रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो बातें ये हैं कि मोदी जी अब बुजुर्गों को रास्ते से हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं वसुंधरा राजे केंद्र की राजनीति में आ जाएं, और वसुंधरा राजे साफ साफ कह चुकी हैं कि मैं काम करूंगी तो राजस्थान में करूंगी। केंद्र की राजनीति में लाने का मतलब यह है कि उनको उस जगह से हटा दिया जाए, और उस जगह से हटाने के पीछे सीधा मकसद यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कह सके कि हमने भी राज किया था बीजेपी में और हमारी भी हैसियत थी। तो वसुंधरा राजे को अगर आप वहां से हटाते हैं, अब उम्र का सवाल एक खड़ा किया जा रहा है, तो मोदी जी से 3 साल छोटी हैं वो। अगर मोदी जी केंद्र में लड़ सकते हैं तो राज्यों में युवा नेतृत्व, अर्जुन राम मेघवाल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, लेकिन इनमें से कोई भी अभी बीजेपी के पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरे राजस्थान में अपना प्रभाव रखता हो। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षत्रपों को लाके वसुंधरा राजे को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश हो रही है कि वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया जाए तो राजस्थान में भी सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव करवा जाए, राजस्थान में भी मोदी के नाम पर जीत दर्ज हो। इस बार हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, ये हार अच्छी है, क्योंकि ये हार प्रतिद्वंदियों को खत्म करती है। क्योंकि 2024 में अगर आपको वैसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला तो राजस्थान से कोई दावेदार नहीं आएगा। शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह वो हस्ती हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनाई है, और इस चुनाव में भी वो अपने नाम को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, ये योजना, वो योजना, और हर जगह शिवराज सिंह की योजना, शिवराज सिंह की सरकार, मामा ने ये कर दिया, मामा ने वो कर दिया, खड़े होकर भाषण देते हैं, तुम्हारा भाई ये कर रहा है, आपका भाई ये कर रहा है, आपका बेटा ये कर रहा है। तो अगर वो अपने आप को सीधे मध्य प्रदेश से कनेक्ट कर रहे हैं तो बीजेपी के तरफ से शहंशाह तो एक ही होना चाहिए, नेता तो एक ही होना चाहिए, अथॉरिटी तो एक ही होनी चाहिए। तो जब अथॉरिटी एक होगी, नेता एक होगा, तो शिवराज सिंह क्या बनेंगे? आंख की किरकिरी बनेंगे। तो शिवराज सिंह उस तरह से आंख की किरकिरी बन रहे हैं, और उनको काटने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लीडर लड़ाए गए हैं। कोई कह सकता है कि भाई शिवराज सिंह की लीडरशिप में हार रहे थे, लेकिन लीडरशिप तो आपने किसी दूसरे को दी नहीं, बल्कि शिवराज सिंह ने जो कनेक्ट बनाया था कि देखो लाडली बहनों, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, रक्षाबंधन पे पैसे दे रहा हूं, किसानों को ये दे रहा हूं, उसको ये दे रहा हूं, वो कनेक्ट आपने तोड़ दिया। अब लोग कह रहे हैं जब मामा ही नहीं रहेगा तो इसके बाद क्या क्या करेंगे, तो बीजेपी को वोट क्यों दें। उधर जिन लोगों को आप लेकर आए हैं उनमें से एक भी खुश नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को नेशनल लीडर मानते हैं, पश्चिम बंगाल के इंचार्ज थे, वहां उन्होंने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी थी, उनको उनके बेटे की हैसियत में लाके खड़ा कर दिया, उसी शहर में विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं चौंका क्या करूं, बीजेपी पार्टी ने मुझसे कहा है तो करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव तो मेरे कार्यकर्ता लड़ेंगे, मैं तो प्रदेश के अंदर प्रचार करूंगा, बड़ा नेता हूं जी मैं। और पार्टी कह रही है इंदौर में रहो, तुम उसी के लायक हो, और लंबे समय से उनको एक तरफ बिठाया हुआ था। तो एक बात बताइए, जब कैलाश विजयवर्गीय खुद ही विलिंग नहीं है तो उनके नेतृत्व में आप मालवा में पार्टी की जीत की कैसे उम्मीद कर सकते हो? चंबल के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर, इतने बड़े व्यापक विराट व्यक्तित्व वगैरह वगैरह, उनको आपने लाके उतार दिया दिमनी से, और वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी ले जाकर
चंबल में पटक दिया, मुरैना के पास में एक दिमनी सी जगह है छोटी सी, वहां पर। और चंबल के अंदर जो चंबल के एक छत्र राजा होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक भी टिकट जो लिस्ट वो भेज देते थे कांग्रेस पार्टी उसको उम्मीदवार बना देती थी। वहां पे धड़ाधड़ ज्योतिरादित्य के साथियों के, उनके चमचों के या उनके कार्यकर्ताओं के टिकट काटे जा रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जो हमेशा से महल का विरोध करते रहे, उनको वहां लाकर रख दिया है। ये सुलूक भी उस ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिसकी दादी ने भारतीय जनता पार्टी को भुखमरी के दौर में मलाई खिलाई, अपनी तरफ से एक एक रुपए में अपनी महल की संपत्तियां दी, बहुत सारा धन दिया और इस पार्टी को खड़ा किया। अब तो आपने कभी सुना होगा शायद 2-4 साल में कि विजय राजे सिंधिया की जन्म दिवस पे कुछ आयोजन हो गया या ट्वीट भी कर दिया किसी ने, तो शायद ही सुना हो। एहसान फरोख्त पहचान बन गई है। नानाजी देशमुख का नाम कभी कोई भाषण में ले दे, अडवाणी जी और अटल जी का ही हाल देख लीजिए। जिस दिन अटल जी का निधन हुआ था उस दिन मोदी जी पैदल चल के गए थे ताकि अटल जी से ज्यादा लोग मोदी जी के पराक्रम की चर्चा करें, और उसका फायदा भी एक मार्केटिंग इवेंट के तौर पर उठाया गया। और उस दिन इतनी जबरदस्त मांग उठी थी, इस सड़क का नाम अटल जी के नाम पे कर दो, कितनी चीजों का हो गया। आप इक्का दुक्का अटल टनल वगैरह याद आ जाएगा आपको। तो इस तरह से लगातार पूरी पार्टी में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह एक मजबूत हस्ताक्षर थे, कहां हैं, एक किनारे पटक दिया गया इनको। और इन तीनों राज्यों में जो वहां की लीडरशिप है उसको कमजोर करना, उमा भारती को अलग एक तरफ धक्का दे देना, जितने भी हैं, रघुनंदन शर्मा हैं, जितने पुराने नेता हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाना पड़ रहा है साहब, तो सिर्फ इसलिए है कि वहां पर सिर्फ दूर दूर तक कोई नहीं, दूर दूर तक, ये वाला सीन बना रहे। एक चैनल का स्लोगन था वो, जिस पर मैं नौकरी किया करता था। और ये वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी की जीत के मुहावरे लिखे थे। याद कीजिए कि जब राजस्थान में 2013 का इलेक्शन हुआ तो वसुंधरा राजे, तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, वसुंधरा राजे 163 सीट जिताकर लाई थी, कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी सीपीएम। सुपड़ा साफ कर दिया था इसी वसुंधरा राजे ने। आज भी वसुंधरा राजे इंतजार कर रही हैं कि जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद वो देश भर में प्रचार करेंगी, जो सूत्र बता रहे हैं, और भंडाफोड़ करेंगी मोदी सरकार का। इन तीनों स्टेट्स में अगर उनकी सरकार बनी है 2013 में, तो वो जो सेंटीमेंट जिस एक कर्नाटका के कारण आज मोदी जी कांप रहे हैं, वो 3 राज्यों की जीत कंट्रीब्यूट किया था उसने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में। 2019 में पुलवामा, ये वो बहुत सारे गिमिक्स के बीच में मोदी जी ने भले ही मध्य प्रदेश हार गए हों, राजस्थान हार गए हों, छत्तीसगढ़ हार गए हों, फिर भी चुनाव जीत लिया हो, तो इसलिए भी उनको ये गलतफहमी लगती है। कोई बात नहीं, रास्ते के कांटे हटाओ, इन राज्यों को हारने के बाद भी हम जीत जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता हैं, आप ये बताइए, आप अपनी कंपनी में नौकरी करते हैं, आप अपनी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप अपनी कंपनी में सीईओ हैं, और कल के दिन लाला जी आपको कहे कि आप नीचे खड़े होकर कल से कर्मचारियों की अटेंडेंस चेक करेंगे, झाड़ू वाले के साथ बात करेंगे और खड़े होकर देखेंगे कि वो ठीक से झाड़ू लगा रहा है कि नहीं। कैंटीन का खाना आपको वहीं खड़े होकर जो है वो चेक करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पे आप पोछा भी लगाएंगे। तो क्या संकेत है? अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो इसका संकेत यह है कि आप नौकरी छोड़ के चले जाइए, अब पार्टी को आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे काम दिए जा रहे हैं कि आपको जो एक काम एग्जीक्यूटिव के लेवल के काम हैं या फील्ड वर्क वाले काम दिए जा रहे हैं और आप कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो कंपनी सीधे संकेत दे रही है कि अब आपकी जरूरत नहीं है। और उसी तरह का अपमान इन सभी नेताओं को हो रहा है। पार्टी कह रही है कि आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक सामूहिक अपमान एक संदेश भी दे रहा है कि अगर इतने सारे लोग अपमान के बावजूद लिजलेपन के साथ लेटे रहेंगे तो जो बादशाहत है वो और मजबूत होगी। 2024 से पहले एक एक मोहरा, एक एक चेहरा
जो अपने आप को बीजेपी में कुछ समझता है, वो चेहरा और मुहरा एक आम चमचा बन जाना चाहिए, चापलूस बन जाना चाहिए, जी हुजूर बन जाना चाहिए। और ये काम उसी दिशा में हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस सत्र में, नई संसद के पहले सत्र में, नए संसद भवन के, मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा लाने वाले थे जिसको विशेष सत्र के लिए, जिसके लिए बुलाया गया था। कुछ भी ऐसा नहीं आया है जो विशेष होने वाला था। वो क्या था, रहस्य की गर्त में है, उसका कल्पना करके भी हम नाम नहीं ले सकते हैं। महिला आरक्षण विधेयक तो अगर 10 साल बाद लागू होना है तो वो 6 महीने बाद भी पास करा लेते, अगर कोई फर्क नहीं पड़ना था। 6 महीने पहले भी करा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा कारण है, वो कौन सी चीज थी जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था और वो चीज नहीं हुई है। तो कुछ चीजें आपको ये सीधे संकेत दे रही हैं कि अब चला चली की बेला है। किसकी? इन सभी नेताओं की। और अगर इन नेताओं का स्वाभिमान जाग गया, जैसा वसुंधरा का दिखाई दे रहा है, तो चला चली की बेला बन सकती है मोदी जी की, शाह साहब की। और ये जो दौर चल रहा है, इस पूरे दौर में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इक्वेशंस हैं वो बहुत खतरनाक हैं। 5 लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, सांसद भी हैं उनके। वो लोग अपने क्षेत्र में, अगर आपने विधानसभा, उनको विधायक का चुनाव नहीं लड़ाया होता और एक एक इलाके की जिम्मेदारी देती होती कि यहां से आपको जिताना है और अगर जीतोगे तो मुख्यमंत्री बनोगे, तो तस्वीर कुछ और होती है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हैं, अपमानित अनुभव करने हैं। बोलेंगे नहीं वो सामने आके, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है, कोई मनुष्य होगा तो ऐसा ही करेगा। वरना बयान सब दे रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं जी हम, कोई मंत्री नहीं होता है, कोई सांसद नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं। तो काहे के लिए इतना झंझट, दुनिया भर की जोड़ तोड़ करते हो यार, कि मैं मंत्रिमंडल में शामिल हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, इस नेता के यहाँ भाग रहे हो, उस नेता के यहाँ भाग रहे हो, 50 चापलूसियां करते हो आप लोग। इससे थोड़ी करते हो कि सब कार्यकर्ता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी साख लेकर तो आई थे, भले ही उनके पास कुछ नहीं था, उनका हाल देख लीजिए। तो ये पूरा एक जो सीन बन रहा है ना, इसमें चारों तरफ बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग होने वाले हैं और फ्रस्ट्रेटेड लोगों को नाप के एक बड़ा सा एक व्यक्तित्व सामने आने वाला है 2014 में। कोई नहीं है टक्कर में वाला। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये कभी कभी पलटवार भी करते हैं, अपनी बारी का इंतजार भी करते हैं। और 24 के चुनाव में हो सकता है कोई भी गिमिक काम ना आए, क्योंकि कार्यकर्ता ही जब घर घर नहीं जाएगा तो वोटर को बाहर निकाल कर कौन लाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।